हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे अन्य नदियाँ अन्य नदियाँ के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग जो है घटना चक्र पढ़ रहे हैं। घटना चक्र और घटना चक्र में सामान्य भूगोल पढ़ रहे हैं। सामान्य भूगोल में हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और इसमें जो है अपवा क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है ब्रह्मपुत्र, गंगा और दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अन्य नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्ले लिस्ट में है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपका घटना चक्र का हिस्ट्री का भी है, ठीक है, ज्योग्राफी का भी है और आपका पॉलिटी का भी है। घटना चक्र का इंडियन पॉलिटी का भी है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और ये यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, टीआरई 4, दरोगा जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नोट्स देखते हैं। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत। सतलज नदी का उद्गम जो है तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राकस ताल एवं राक्षस ताल, ठीक है, राकस ताल झील है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में बहते हुए शिवकीला के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। यह हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। इसकी कुल लंबाई जो है 1500 किलोमीटर है। सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक पहाड़ी के पास से हुई है। सोन की प्रमुख सहायक नदी है जो है रिहंद है और उत्तरी कोयल है। कोसी नदी का उद्गम जो है नेपाल एवं तिब्बत क्षेत्र में 3 धाराओं सुन कोसी, अरुण कोसी एवं तमोर कोसी के संगम से होती है। कोसी की लंबाई जो 720 किलोमीटर है। कुर्सेला कटिहार बिहार के समीप यह गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी की 7 धाराएं हैं, जिनमें सोन, अरुण और तमोर कोसी प्रमुख है। यह नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे जो है बिहार का शोक कहते हैं। दामोदर नदी का उद्गम जो है छोटानागपुर पठार के खमारपाट पहाड़ी से होता है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसकी सहायक नदी है जो बराकर, जमुनिया एवं बारकी आदि है। दामोदर नदी अंत में रूपनारायण नदी के जल को संग्रह करती हुई कोलकाता से लगभग 48 किलोमीटर दक्षिण में हुगली से मिल जाती है। दामोदर नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है। एडन नहर का निर्माण कार्य 1881 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। यह दामोदर नदी से निकाली गई है। दामोदर नदी गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह जैविक मरुस्थल यानी बायोलॉजिकल डिजर्ट बन गई है। इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। इसे जो वेदावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। वेदा और अवथी नदियाँ जो है सह्याद्री से उद्गमित होकर पूरा के पास मिलकर वेदावती कहलाती है। झेलम नदी जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित वेरीनाग झील से निकलती है। यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई वुलर झील में मिलती है। श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे बसा है। झेलम और रावी पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियाँ प्रवाहित होती है। चंद्रा नदी का उद्गम चंद्रा ताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है।
जबकि भागा नदी का उद्गम बारालाचा ला के निकट है। तंडी के निकट चंद्रा एवं भागा का संगम होता है तथा यह चंद्रभागा नदी चिनाब नदी कहलाती है। झेलम की सहायक नदी किशनगंगा है जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ का रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता। श्योक रिवर को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी यानी रिवर ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। ऐसे साक्ष्य हैं कि प्राचीन काल में मध्य एशिया के यारकंड से लद्दाख के बीच व्यापार इसी नदी से होता था। जास्कर नदी यानी जांस्कर रिवर जांस्कर श्रेणी में गहरे गार्ज का निर्माण करते हुए कठोर चट्टानी भागों से होकर बहती है। यह उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए अंततः नेमू के निकट सिंधु नदी से मिल जाती है। इसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पर सरचू उच्च अक्षांशीय पठारी भाग से होती है। जांस्कर नदी की कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। स्पीति नदी यानी स्पीति रिवर का उद्गम कुंजम श्रेणी के आधार पर कुंजम ला टोगपू एवं दो धाराओं यानी कब्जिमा एवं पिंगलुंग के संगम से होता है। लगभग 60 मील बहने के कारण के पश्चात यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नामगिया गांव के पास सतलज नदी में मिल जाती है। काली नदी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले कर्नाटक के डेगी विलेज से उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती है। संकोच नदी उत्तरी भूटान से उद्गमित होकर असम और पश्चिमी बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर खांडू के निकट राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। यह नदी नरबाली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। मीठी नदी मुंबई स्थित बिहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होते हुए 2 किलोमीटर के प्रवाह के बाद इसमें पोवई झील का पानी भी अधिप्रवाह के चलते मिल जाता है और यह कुल 18 किलोमीटर की दूरी तय कर माहिम खाड़ी के पास अरब सागर में मिल जाती है। तेल नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। कपिली यानी कोपिली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कामरूप नगर इसी नदी पर अवस्थित है। नदी उद्गम संगम सिंधु तिब्बत मानसरोवर झील के निकट अरब सागर। झेलम जो है वेरीनाग जम्मू और कश्मीर। चिनाब नदी पाकिस्तान। चिनाब बारालाचा दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश। सतलज नदी पाकिस्तान। रावी रोहतांग दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश। चिनाब नदी पाकिस्तान। ब्यास कुंड रोहतांग दरार हिमाचल प्रदेश। सतलज नदी भारत। सतलज राकोस्थल तिब्बत। चिनाब नदी लूनी अरावली श्रेणी कच्छ का रण। माही मध्य प्रदेश खंभात की खाड़ी। नदी प्रमुख सहायक नदियाँ सिंधु नदी तंत्र झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज जास्कर श्योक नुब्रा गिलगित हुंजा काबुल आदि। झेलम किशनगंगा सतलज स्पीति वास्पा। चलिए यहाँ से प्रश्न कोश देखते हैं। प्रश्न कोश में पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। पहला अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12 मासी है जबकि अधिकांश
प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर है। दूसरा, हिमालयी नदी का ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। तीसरा, प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो चयन करना है तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। राइट आंसर ए होगा। अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी है, जो हिमालयी ग्लेशियरों से जल प्राप्त करती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर है। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। हिमालयी नदी युवा नदी का उदाहरण है तथा ये प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक क्षरण का कारण बनती है। यानी प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक क्षरण का कारण बनती है। चलिए अगला देखते हैं 2 नंबर सवाल। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो डी सतलज है, सतलज, बाकी सब नहीं है। रावी और झेलम नदी चेनाब में मिलती है, चेनाब सतलज में मिलती है, तत्पश्चात सतलज जो है सिंधु नदी में मिलती है। तीसरा सवाल देखते हैं 3 नंबर। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है? तो ए झेलम नहीं है। 1960 के सिंधु जल संधि में सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख 6 नदियों को 2 भागों में बांटा गया। पूर्वी नदियां जो भारत को अप्रतिबंधित उपयोग हेतु आवंटित है, ये नदियां रावी, ब्यास, सतलुज। पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को अप्रतिबंधित उपयोग हेतु आवंटित, ये नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब। तीनों पूर्वी नदियों में झेलम शामिल नहीं है। साथ ही संधि प्रत्येक देश को दूसरे देश को आवंटित नदियों पर कुछ निश्चित उपयोग को अनुमति देती है। 4 नंबर। अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो सी काबुल नदी। सिंधु नदी इंडस रिवर अटाक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर अफगानिस्तान से आने वाली काबुल नदी इसमें मिलती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत मानसरोवर के झील के निकट से होता है तथा यह तिब्बत यानी चीन, भारत, पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए कराची के पास अरब सागर में गिरती है। 5 नंबर। भारत में चंद्रा यानी चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? तो सी लाहौल में। भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियाँ प्रवाहित होती है। चंद्रा नदी का उद्गम चंद्रा ताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम बारा लाचा ला के निकट है। तंडी के निकट चंद्रा एवं भागा का संगम होता है, यह चंद्रभागा नदी चिनाब नदी कहलाती है। 6 नंबर। भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो बी सतलज। सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। यह नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है। 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है? तो बी सतलज। 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सी रावी। रावी चिनाब की सहायक एवं सतलज की उप सहायक नदी है। वास्पा यानी वास्पा, स्पीति एवं ब्यास सतलज की सहायक नदियाँ है। 9 नंबर। दूधगंगा नदी निम्न में से किसमें उपस्थित है? तो ए और सी। दूधगंगा नामक नदियाँ जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती है। अतः इस प्रश्न का उत्तर ए, सी दोनों सही होगा, परंतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसमें विकल्प ए को सही माना था। 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? डी यानी ए और बी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। बी महानदी कृष्णा और कावेरी, यानी एक और बी दोनों होगा। सी नंबर नहीं होगा। सी जो है अरब सागर में गिरती है, ये वाला जो है
अरब सागर में। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा तथा ब्रह्मणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदी है। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? सी तेल। तेल नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा और तथा तुंगभद्रा है। तेल नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। 12 नंबर, हगरी सहायक नदी है भीमा की, गोदावरी की। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, सी कृष्णा की, डी तुंगभद्रा की। तो हगरी जो है तुंगभद्रा की है। हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। 13 नंबर, निम्नलिखित नदी पर ध्यान दीजिए। पहला कृष्णगंगा, दूसरा गंगा, तीसरा वेनगंगा, चौथा पेनगंगा। नदियों को उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापन करने पर सही अनुक्रम होगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 होगा। उपर्युक्त नदियों को उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर सही क्रम इस प्रकार है: कृष्णगंगा, गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा। 14 नंबर, हिमाचल प्रदेश होकर बहने वाली नदी कौन सी है? डी ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। 15 नंबर, दिए गए चित्र में प्रदर्शित 1 2 3 और 4 से अंकित नदियां क्रमशः है। 1 2 3 4, इधर नेपाल है, काठमांडू। तो ये होगा कोसी, गोमती, घाघरा और गंडक। 1 2 3 4, तो ये कोसी हो जाएगा, ये गोमती हो जाएगा, ये घाघरा हो जाएगा और ये गंडक हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट, ये हो जाएगा कोसी, ये हो जाएगा आपका गोमती 4, कोसी हो जाएगा, गोमती हो जाएगा, उसके बाद से गंडक हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा, उसके बाद गंडक हो जाएगा। भारत का पोहा मानचित्र को देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि 1 2 3 और 4 से अंकित नदी इस प्रकार है। पहला कोसी हो जाएगा, उसके बाद गोमती, उसके बाद घाघरा, उसके बाद गंडक। गंडक नदी जो है ना आपका जो है गोपालगंज का लास्ट बॉर्डर है और पश्चिमी चंपारण का जो लास्ट बॉर्डर है, समझ गए, वहीं से ये बहती है। यानी कि पुल है एक, उसका नाम है डुमरिया पुल। ठीक है, इसको गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी नारायणी नदी पर जो नारायणी रिवर फ्रंट बना है, नारायणी रिवर फ्रंट बना है, समझ गए, रिवर फ्रंट बना है इसी नारायणी नदी पर, यानी गंडक नदी पर। और ये डुमरिया पुल है जैसे पटना में है ना गंगा पुल है, ये वैसे पुल है डुमरिया पुल। तो डुमरिया पुल का इधर ये वाला हो गया आपका, ये पश्चिमी चंपारण हो गया, और ये होगा गोपालगंज, ये बॉर्डर पड़ता है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोलह नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2, यानी कि आप एक बार कहीं भी चले जाएंगे ना, वहाँ की नदी देख लेंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि देखी हुई चीज़ें जो है ना याद रहती है। जैसे कि आप अपने आस पास में जो भी आपके नदी होगा, पहाड़ होगा, जो भी होगा, जो भी चीज़ें आप देखे होंगे वो याद रहता है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं, इसको मिलान करना है। बिष्ट दुआब जो है आपका, बिष्ट दुआब, बारी दुआब, रचना दुआब और चाज दुआब। बिष्ट दुआब जो है आपका ये है ब्यास और सतलज का मध्य। बारी दुआब जो है आपका ये है आपका रावी और ब्यास के मध्य। रचना दुआब है आपका रावी और चिनाब के मध्य। चाज दुआब जो है आपका ये है चिनाब और झेलम के मध्य है। तो इस तरह से राइट आंसर ये होगा।
ए फॉर एप्पल। सही सुमेलन इस प्रकार है, दोआब और नदियाँ। बिस्ट, दोआब, ब्यास और सतलज। बिस्ट मतलब बी से ब्यास और सौ से सतलज। बारे तो ब से ब्यास और र से रावी। ठीक है, ब से ब्यास, र से रावी। रचना, र से रावी, अथ से चिनाब, र से रावी, च से चिनाब, र च है। चा, च से चिनाब, झ से ज, झ से झेलम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में इसका मतलब छुपा हुआ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 17 नंबर, दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो सी, छोटानागपुर पठार से है। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ छोटानागपुर पठार क्षेत्र झारखंड से निकलती है। स्वर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर हुगली नदी में मिल जाती है। 18 नंबर, निम्न नहरों में से किसी जो दामोदर नदी से निकाला गया है? तो बी, एडन नहर। एडन नहर का निर्माण कार्य 1881 ईस्वी में पूर्ण हुआ। यह दामोदर नदी से निकाली गई थी। यह लगभग 16,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचती है। 19 नंबर, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी को सहायक नहीं है? तो बी, इंद्रावती। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी का उद्भव छोटानागपुर पठार के कमारपट पहाड़ी से होता है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। इसकी सहायक नदी है बारकी, जमुनिया, बराकर है। दामोदर नदी पर ही दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी आधारित है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है, जो उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बहते हुए गोदावरी से महाराष्ट्र के समूनुर में मिलती है। 20 नंबर, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है आपका बी, हुगली। 21 नंबर, दामोदर नदी निकलती है बी, छोटानागपुर के पठार से। 22 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक है। एक से अधिक है। देश के लगभग 90% अधिक कोयला भंडार और उत्पादन में गोंडवाना कोयला क्षेत्र का योगदान है। गोंडवाना तंत्र का प्रमुख कोयला क्षेत्र है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, वर्धा कोयला क्षेत्र, राजमहल कोयला क्षेत्र आदि। 23 नंबर, राजप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो दामोदर, भेरा, दामोदर, सिरभूखी। सी, दामोदर बराकर, डी, दामोदर कुनार। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दामोदर भेरा होगा। रामगढ़ झारखंड से 28 किलोमीटर दूर स्थित राजप्पा एक शक्तिपीठ है। राजप्पा दामोदर और भैरवी या भेरा नदियों के संगम पर अवस्थित है। यहाँ स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध और हिंदू तीर्थ स्थल का एक प्रमुख स्थान है। यह मंदिर बहुत पुराना है और इसका वास्तुशिल्प डिजाइन तांत्रिक महत्व के अन्य मंदिरों के समान है। 24 नंबर, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्न वलन यानी डाउन वार्पिंग के कारण भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली है? ए, दामोदर। निम्न वलन यानी डाउन वार्पिंग के कारण भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली के निर्माण का संबंध दामोदर घाटी से है। 25 नंबर, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो ए, गोमती। उपयुक्त विकल्पों में सर्वाधिक प्रदूषित नदी गोमती नदी है। 26 नंबर, निम्नलिखित में किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारा जल का प्रवाह मिलता है? तो बी, लूनी नदी। राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है। प्रारंभ इसे सागरमती के नाम से जाना जाता था। पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी सरस्वती के इसमें मिलने के बाद यह लूनी नदी कहलाती है। अपने प्रवाह मार्ग के
ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल पाया जाता है, परंतु बलुतरा में पहुंचकर इसका जल लवणीय या खारा हो जाता है, जो कि यहाँ इसके प्रवाह मार्ग की सतह के लवण समृद्ध होने के कारण होता है। यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। इस प्रकार यह एक भूमि बंधित नदी है। जल के खारेपन के कारण ही इसका लूनी राजस्थानी लूणी नाम पड़ा। यह नाम संस्कृत शब्द लवणावती यानी साल्ट रिवर से व्युत्पन्न है, यानी लवणावती साल्ट रिवर से व्युत्पन्न है। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नहीं है? तो सी लूनी। 28 नंबर, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो डी, यह कच्छ के रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। 29 नंबर, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? बी, घग्गर। उपयुक्त विकल्पों में अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण घग्गर है। 30 नंबर, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो सी, कोसी को। कोसी नदी एक सीमा पारी नदी है जो नेपाल एवं भारत से होकर प्रवाहित होती है, इसे ही बिहार का शोक कहा जाता है। 31, वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की? सी, कोसी। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन तथा आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, इस कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। वर्ष 2008 में बिहार में कोसी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं बाढ़ रूपी आपदा की स्थिति उत्पन्न की। 32 नंबर, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किया है? तो सी, कोसी नदी। 33 नंबर, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? बी, कोसी। 34 नंबर, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? तो आंसर नहीं दिया गया है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। खारी नाम से दो नदियों का उद्गम राजस्थान राज्य से होता है। गुजरात की ओर प्रवाहित होने वाली खारी नदी पश्चिमी बनास नदी की सहायक है, जिसका उद्गम राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद से होता है। यह नदी अरब सागर में गिरती है, जबकि एक अन्य खारी नदी का उद्गम राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के पुष्कर नामक स्थान के समीप से होता है। यह बनास की सहायक एवं चंबल की उपसहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक एवं यमुना गंगा की सहायक नदी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अतः खारी नाम से गुजरात की ओर प्रवाहित होने वाली नदी अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग है, जबकि चंबल की उप सहायक एवं बनास की सहायक वाली खारी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। 35 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिम नदियों में नहीं है? सी, कोसी। कोसी नदी एवं उसकी प्रमुख धारा तिब्बत एवं नेपाल से उद्गमित होती है। कोसी नदी की 7 धाराएं हैं, जिन्हें सोन, अरुण और तमोर कोसी प्रमुख है। अतः इस प्रश्न के संदर्भ में कोसी सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होगा। 36 नंबर, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो सी, गंडक से। त्रिवेणी नहर यानी त्रिवेणी कैनाल में गंडक नदी से पानी आता है। 37 नंबर, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो सी, गंडक। त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार में गंडक नदी पर किया गया है। 38 नंबर, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? तो बी, श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। उपर्युक्त नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज है। 39 नंबर, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो सी, मयूराक्षी। संथाल परगना में दुमका के हिजला नामक स्थान पर जनजातीय मेला लगता है। हिजला मयूराक्षी नदी के तट पर अवस्थित है। 40 नंबर, दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों और नदियों के नाम है राज नदियाँ। पंजाब और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो
क्या इसमें करना है? दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं के संबंध में समझौते की स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए। राज्यों और नदियों के नाम यानी कि बी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। केन बेतवा राइट आंसर होगा। केन बेतवा लिंक परियोजना पर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और केंद्र सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी के मध्य 25 अगस्त 2005 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 41 नंबर, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों ने संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। तो डी बेतवा नदी पर। राजघाट नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से 22 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर स्थित है। 42 नंबर, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो डी राजघाट बांध। 43 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सहायक नदी, मुख्य नदी, चंबल, सोन, मानस, नर्मदा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सुमेलित है? तो डी केवल 3, मानस यानी ब्रह्मपुत्र, ये और ये नहीं है। चंबल नदी डॉक्टर अंबेडकर नगर, पूर्व नाम महो, मध्य प्रदेश के निकट जनापाव पहाड़ी से निकलकर इटावा के समीप यमुना नदी में विलीन हो जाती है। सोन नदी गंगा में मिलती है। स्पष्ट है कि युग्म 1 और 2 सुमेलित नहीं है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, अतः युग्म 3 सुमेलित है। 44 नंबर, कथन ए, काली नदी जो भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। करनार, दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ये गलत है, आर सही है। तो राइट आंसर डी सही है। काली नदी काली रिवर पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले यानी कर्नाटक के डिग्गी विलेज के निकट से उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती है। अतः कथन एक गलत है। करवार एवं कहेगा इसी नदी के किनारे स्थित है। इस नदी में मैग्नीज अयस्क के घुले होने के कारण यह प्रदूषित है। दक्कन पठार यानी दक्कन प्लेटू आमतौर पर नर्मदा नदी से कुमारी अंतरीप और पश्चिम में अरब सागर से पूर्व में बंगाल की खाड़ी के मध्य विस्तृत है। इस पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 मीटर है। अरब सागर तट के समानांतर पश्चिमी घाट उच्च पर्वतीय विस्तृत क्षेत्र है और पूर्व की ओर ढाल की प्रवणता मंद होती जाती है। पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर निकलने वाली सभी बड़ी नदियां ढाल का अनुसरण करते हुए बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। अतः कारण आर सही है। 45 नंबर, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? इस चेनाब पर। प्रश्न काल के दौरान भारत की चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना था। वर्तमान में विश्व का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन पुल यानी चीन में है। यह पुल बेइपन जियांग नदी पर बना है। 46 नंबर, महात्मा गांधी सेतु स्थित है ये बिहार में। महात्मा गांधी सेतु बिहार में पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 5.575 किलोमीटर लंबा निर्मित नदी पुल है। इसका औपचारिक रूप से वर्ष 1982 में उद्घाटन किया गया था। 47 नंबर, निम्नलिखित में किस नदी को उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो डी सतलज। सतलज नदी को उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राकसताल झील है। यह पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए शिवकिला हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होकर शिवकिला पहाड़ी दर्रे से गुजरती है? तो डी सतलुज। सतलुज नदी का मार्ग उद्गम तिब्बत में राक्षस ताल यानी राक्षस ताल, यह मानसरोवर झील के पश्चिम में स्थित है। सतलुज तिब्बती नाम लेंगक्विन जेंगबो नदी लगभग 322 किलोमीटर पश्चिम उत्तर दिशा में बहते हुए शिवकिला दर्रे किन्नौर हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है।
49 नंबर, कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है डी ब्रह्मपुत्र। कपिली यानी कोपिली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। कामरूप असम इसी नदी के तट पर अवस्थित है। 50 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2, नदी सहायक नदी गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, भीमा, केन, मंजीरा, सोन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसको मिलान कीजिए हम लोग। तो गंगा का सोन हो जाएगा, गोदावरी का हो जाएगा आपका मंजीरा हो जाएगा, कृष्णा का हो जाएगा, भीमा हो जाएगा और यमुना का हो जाएगा, तो यमुना का हो जाएगा केन हो जाएगा। इस तरह से ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 का, ये हो जाएगा डी नंबर। उपयुक्त दी गई मुख्य नदियों तथा उनकी सहायक नदियों का सम्मेलन निम्न अनुसार है। मुख्य नदी सहायक नदी गंगा सोन है, गोदावरी मंजीरा है, कृष्णा भीमा है, यमुना है, केन है। 51 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2, नदियाँ उनकी सहायक नदियाँ। तो आपका हो जाएगा कृष्णा की हो जाएगा, भीमा हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा आपका, तीस्ता हो जाएगा और गोदावरी का हो जाएगा आपका, सी का 2, इंद्रावती हो जाएगा और यमुना का चंबल हो जाएगा। तो राइट आंसर ये होगा, ए फॉर एप्पल। उपयुक्त दी गई मुख्य नदियों तथा उनकी सहायक नदियों का सही सम्मेलन निम्न अनुसार है। मुख्य नदी सहायक नदी कृष्णा जो है, भीमा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, गोदावरी जो है, इंद्रावती, यमुना जो है, चंबल। 52 नंबर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2, सहायक नदी और नदी राप्ती, तीस्ता, हिरण, पूर्णा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, घाघरा। तो राइट आंसर राप्ती का ए का 4 हो जाएगा और बी का हो जाएगा 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। सही सुमेलन है सहायक नदी और नदी राप्ती, घाघरा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, हिरण, नर्मदा, पूर्णा, गोदावरी। नोट 1, एक अन्य महत्वपूर्ण पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली पूर्णा नदी है जिसका जलग्रहण क्षेत्र गुजरात और महाराष्ट्र में है, जो अरब सागर में गिरती है। नोट 2, पूर्णा नदी ताप्ती नदी की भी सहायक नदी है। 53 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? नदी राज इंद्रावती, भीमा, लूनी, घाटप्रभा। तो जोड़ा सही है पूछ रहा है तो सी नंबर है, लूनी राजस्थान में बहती है, ये सही है, सी नंबर सही है। लूनी नदी राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 5 से 11 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ के रण क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, अतः इसका समुद्र से संपर्क नहीं हो पाता है। इंद्रावती झारखंड में नहीं प्रवाहित होती है। भीमा नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। यह नदी दक्षिण भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, जबकि घाटप्रभा नदी महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में प्रवाहित होती है। 54 नंबर, निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा सी चंबल। पूर्ववर्ती नदियों के समान ही पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदी अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती तथा वे स्थलखंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती है। भारत में चंबल और सोन नदियाँ इसका अच्छा उदाहरण है। 55, संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? तो सी असम और पश्चिम बंगाल के बीच। संकोच नदी असम एवं पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाती है। 56 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो सी होगा माही नदी, माही नदी, बाकी नहीं होगा।
माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वतमाला के उत्तरी ढलान से होती है। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। 57 नंबर, किशन गंगा एक सहायक नदी है। सी झेलम झेलम की है। किशन गंगा झेलम नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। 58 नंबर, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में किस झील से निकलती है? तो बी बिहार झील। मीठी नदी मुंबई स्थित बिहार झील की अधिप्रवाह से उद्गमित होती है। 59 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। उद्गम क्षेत्र नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, वेरीनाग, सोता यानी झरना, कावेरी, झेलम। अगला देखिए क्या दिया गया है। महाबलेश्वर, कृष्णा, छोटानागपुर और कपठार स्वर्ण रेखा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो ना आपका सही है। कृष्णा जो है ये सही है आपका। छोटानागपुर का पठार स्वर्ण रेखा सही है और पहला दूसरा भी सही है। इस तरह से राइट आंसर आपका है बी। 1 2 3 4 सब एक ही क्रम में है, इसलिए सही है सब। सही सुमेलन निम्न होता है। उद्गम क्षेत्र नदी ब्रह्मगिरी, कावेरी, वेरीनाग, सोता यानी झरना, झेलम, महाबलेश्वर, कृष्णा, छोटानागपुर पठार, स्वर्ण रेखा। तो इसमें मतलब सीधा सीधा था, एकदम सीधा सीधा था। 60, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? बी दामोदर है। प्रश्नगत नदियों में से दामोदर नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह फॉल्ट वैली ड्रेनेज के लिए प्रसिद्ध है। यह झारखंड राज्य के छोटानागपुर पठार में खमारपाट पहाड़ी से निकलती है। यह हजारीबाग पठार एवं रांची पठार के मध्य प्रवाहित होते हुए भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 61 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। नदी सहायक नदी गोदावरी, महानदी, दामोदर, कावेरी। इधर भवानी है, पेनगंगा, शिवनाथ है, बराकर है। तो इसका आंसर जो है नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ी है। सही सुमेलन इस प्रकार है। नदी सहायक नदी वर्धा जो है पेनगंगा, महानदी है शिवनाथ, दामोदर, बराकर, कावेरी, भवानी है। पेनगंगा नदी बुल्ढाना श्रेणी महाराष्ट्र से निकलती है। यह वर्धा से मिलती है एवं वर्धा और पेनगंगा की संयुक्त धारा प्राणहिता नदी से मिलती है। प्राणहिता अंततः गोदावरी नदी से मिल जाती है। इस प्रकार पेनगंगा गोदावरी की उपसहायक नदी है। 62 नंबर, दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी यानी कैनियन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? तो सी पेन्नार से। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी यानी कैनियन पेन्नार नदी से निर्मित हुई है। यह आंध्र प्रदेश के YSR पूर्व नाम कडप्पा जिले में स्थित है। गंडीकोटा तेलुगु भाषा के दो शब्दों गंडी अर्थात गॉर्ज गॉर्ज एवं कोटा अर्थात किला यानी फोर्ट से मिलकर बना है। गंडीकोटा को भारत का ग्रैंड कैनियन यानी द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 63 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 सहायक नदियाँ नदियाँ तो उपयोग करना है, उपयोग कर ही डालते हैं हम लोग। बेतवा, बेतवा जो है आपका यमुना। छिप्रा जो है छिप्रा चंबल। वेनगंगा जो है वेनगंगा जो हो जाएगा ये गोदावरी। तवा जो है तवा नर्मदा। तो इस तरह से राइट होगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। राइट आंसर बी। बी फॉर बॉय। सही सुमेलन इस प्रकार है। सहायक नदियाँ बेतवा, यमुना, छिप्रा, चंबल, वेनगंगा, गोदावरी, तवा, नर्मदा। 64 नंबर देखिए। 64 नंबर, भारत की प्रमुख नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। नदियाँ उद्गम स्थल यमुना, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। सिहावा, नासिक, महाबलेश्वर, यमुनोत्री। राइट आंसर हो जाएगा यमुना। ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और सी का 2 हो जाएगा और महानदी सिहावा।
इस तरह से ये सब हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। राइट आंसर किस में है? तो ए में है। ए फॉर एनी। नदी उद्गम संगम लंबाई किलोमीटर में। यमुना, यमुनोत्री, हिमनद, बंदरपुछ, चोटी, उत्तराखंड। गंगा प्रयागराज संगम है 1376 किलोमीटर। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र, बंगाल की खाड़ी 1465 किलोमीटर। कृष्णा महाबलेश्वर के निकट, महाराष्ट्र, बंगाल की खाड़ी 1400 किलोमीटर लंबाई। महानदी सिहावा पहाड़ी, छत्तीसगढ़, बंगाल की खाड़ी 851 किलोमीटर। अब हम लोग देखेंगे 65 नंबर सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर देते हैं। पहला, झेलम नदी बुलर झील से होकर जाती है। दूसरा, कृष्णा नदी कोलेरू झील का भरण करती है। 3 नंबर, गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? तो केवल एक सही है, केवल एक ही सही है, समझ गए? ये वाला। बुलर झील के पानी का मुख्य स्रोत झेलम नदी है। इस झील के केंद्र में एक छोटा सा द्वीप भी है जिसे जौना लेक कहा जाता है। इस द्वीप का निर्माण राजा जैनुल आबिदीन यानी जैनुल आबदीन ने करवाया था, अतः कथन 1 सही है। कृष्णा नदी प्रत्यक्ष रूप से कोलेरू झील का भरण नहीं करती है। कोलेरू झील को 2 मौसमी धारा यानी बुडमेरू और तमिलेरू से जल प्राप्त होता है, जो कृष्णा नदी और गोदावरी तंत्र में जाकर मिलती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। यह भारत में बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित ताजे जल की गोखुर झील है। बूढ़ी गंडक नदी एक पुराने वितरिका के विसर्प द्वारा कांवर झील का निर्माण हुआ है, अतः कथन 3 सही नहीं है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता, परिवार, समाज, अपने देश का। लाइफ में आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरे जीवन यहाँ पर फ्री में पढ़ाऊँगा। मेरे पास अभी संसाधन नहीं है, फिर भी, और संसाधन जब हो जाएंगे उसके बावजूद भी, और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊँगा। जैसे एक कोचिंग में कोर्स खरीदने के बाद पढ़ाया जाता है, वैसे न कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ पढ़ाया जा रहा है, ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा। अभी मेरे पास संसाधन नहीं है, इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। जब संसाधन हो जाएंगे तो मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊँगा, जैसे कि कोर्स खरीद कर लोग पढ़ते हैं, उस तरह से मैं पढ़ाऊँगा। एक मतलब क्रमबद्ध तरीके से कोर्स में जैसे पढ़ते हैं, पहले हिस्ट्री होगा, उसके बाद ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से होगा। ऐसे नहीं होगा घटना चक्र पढ़ा दिए, कभी कोई करंट अफेयर्स आया वो पढ़ा दिया है, कभी कोई बुक आ गया वो पढ़ा दिए, तो वो सब यूट्यूब पर व्यू के लिए होता है, बाकी सब ऐसे। तो उस तरह से मैं पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। अभी मेरे पास संसाधन नहीं है, इसलिए मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ। जब मेरे पास संसाधन हो जाएंगे, सबसे पहले एनसीईआरटी से शुरू करूँगा, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस लेवल का पढ़ाऊँगा जिस लेवल का अभी तक किसी भी टीचर के द्वारा, समझ गए, किसी भी टीचर के द्वारा नहीं पढ़ाया गया है। आप कोर्स भी खरीदीजिएगा, उसमें भी नहीं पढ़ाया गया, उस लेवल का पढ़ाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।